अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा आप लोगों के? होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू फिजिक्स वर्स। बेटा आज की क्लास में विल बी सॉल्विंग द लास्ट पेपर ऑफ 2025, दैट इज अक्टूबर नवंबर 2025 P12। ठीक है बेटा, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास, लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। तो बेटा हमारे पास अक्टूबर नवंबर 2025 है, P12 है, 1 आवर 15 मिनट्स का पेपर है, ASN A लेवल्स। You should answer all the answers in the marks answer sheet। 40 MCQs हैं, तमाम को आपने अटेम्प्ट करना है। 40 मार्क्स का पेपर है, 16 पेजेस है। मेक श्योर कोई भी पेज मिस या मिस प्रिंटिंग ना हो। अगर ऐसा है तो पहली फुर्सत में आपने इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करना है। सही बेटा? अच्छा, लेट मी सी। ठीक है बेटा, चले आगे बढ़ते हैं। सो द सेकंड पेज इज रिगार्डिंग द important constants and formulae, but these are not enough। I've shared the physics words review book जिसके अंदर मैंने सारे पूरे सिलेबस के फॉर्मूला मेंशन किए हुए हैं, तो यू शुड गो थ्रू दैट। चले बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, एंड वी आर स्टार्टिंग दिस पेपर एट 12:07। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द वेट ऑफ द एडल्ट ह्यूमन बीइंग? तो बेटा, वेट ऑफ द एडल्ट ह्यूमन बीइंग से पहले हमें पता होना चाहिए एवरेज मास हमारे पास जो है वो 65 to 70 kg होता है। सही बेटा? तो अगर मैं 65 भी लेकर चलूं, ठीक है बेटा, तो W इक्वल्स टू mg होता है। मैथ 65 है, ग्रेविटी की वैल्यू 9.81 है। ठीक है, तो अगर हम लोग 65 को 9.81 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट मी ब्रिंग कैलकुलेटर। या 65 मल्टीप्लाई बाय 9.81, सो आंसर आ रहा है 637। सही बेटा, 637.65। तो अगर मैं 6.37 एक्सपोनेंट 2 लिख दूं, बात तो ठीक है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो एक्सपोनेंट 2 को डील कर रहा है, दैट इज बी। तो बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिस्क्राइब्स द सेट ऑफ डेटा विद हाई प्रेसिजन? तो बेटा हाई प्रेसिजन का मतलब क्या होता है? द डेटा यू हैव मेजर्ड वो आपस में बहुत करीब करीब है। ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी कि भाई अगर मैं बात कर रहा हूँ कि प्रेसिजन की, ये डेटा मैंने अपने पास सेलेक्ट किया है, भले ये एक्यूरेट हो ना हो, ये आपस में करीब करीब होगा, तो दैट व्हाट्स रिप्रेजेंट प्रेसिजन। ठीक है बेटा, तो हमें ये पॉइंट ढूंढना है। डेटा मेजर्ड यूजिंग इक्विपमेंट विद स्मॉल स्केल डिवीजन, ये प्रेसिजन को प्रॉपर तरीके से डिक्टेट नहीं कर रहा है। डेटा दैट इज क्लोज टू द एक्सेप्टेड वैल्यू, ये तो एक्यूरेसी के बारे में बात करेगा। डेटा विद ईच वैल्यू हैविंग लो अनसर्टेनिटी, अगेन ये प्रेसिजन की बात नहीं कर रहा है। डेटा विद रिपीट्स दैट आर क्लोज टू ईच अदर, तो ये हमारे पास प्रेसिजन की बात हो रही है। दैट मीन्स डी इज आर करेक्ट आंसर। नाउ विच क्वांटिटी कुड हैव यूनिट्स ऑफ न्यूटन सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर इनवर्स? अच्छा जी, तो न्यूटन ओवर मीटर इनवर्स है, तो एम नीचे जाके एम की पावर 1 हो जाएगा और एस -2 हो जाएगा। एंड ये तो फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन आ रही है, इसका मतलब ये कौन है बेटा? एम इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, इसका मतलब दिस इज मैथ। ठीक है, नाउ बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, डिस्टेंस द बॉल फॉल विद टाइम द बॉल टेक्स टू फॉल, द डिस्टेंस आर बोथ मेजर्ड। ठीक है बेटा, क्या बोल रहे हैं बेटा? द डिस्टेंस द बॉल फॉल्स एंड द टाइम बॉल टेक्स टू फॉल, बोथ आर मेजर्ड। ओके, डिस्टेंस और टाइम दोनों मेजर किए गए। परसेंटेज अनसर्टेनिटी मेजर्ड यूजिंग, सॉरी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मेजर्ड डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। ठीक है, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी in measured time is 4%. The distance and the time are then used to calculate the acceleration of free fall. Here resistance negligible. What is the percentage uncertainty calculated?
द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे हम इक्वेशन कौन सी यूज कर रहे हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। सिंस बोला गया है बॉल रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एस इक्वल्स टू हाफ ई टी स्क्वायर। तो अगर मैं इस इक्वेशन को एक्सेलरेशन की लैंग्वेज में चेंज करूं तो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ए इक्वल्स टू टू एस अपॉन टी स्क्वायर। सही बेटा। सो आगे बढ़ते हैं। अब हमसे अगर बात की जाए इस पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया जाए किसमें बेटा, इस पूरी इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर दें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो हम किस तरह लिखेंगे बेटा, अनसर्टेनिटी इन ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100 बराबर हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन एस ओवर एस प्लस अनसर्टेनिटी इन टी ओवर टी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास, अच्छा साथ साथ में 100 भी यहाँ पे लगा देता हूँ, और क्योंकि टी स्क्वायर का फैक्टर है तो यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है बेटा, दैट्स व्हाट वी नीडेड टू फाइंड, ये हमें चाहिए। ठीक है बेटा, अब उसने क्या बोला है, उसने बोला मेजर्ड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी मेजर्ड इन डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ये वाला जो है हमारे पास कौन है बेटा, ये नेग्लिजिबल है। तो बचता है सिर्फ और सिर्फ क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम हमें गिवन है। ठीक है बेटा, इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4%, यानी ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 8%। इसका मतलब आंसर इज सी। ओके, कार हैज एन इनिशियल वेलोसिटी u, car moves with a constant acceleration a in a straight line through displacement d, car reaches final velocity, which expression gives the initial velocity। तो बेटा जो डेटा गिवन है उसके मुताबिक मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ। ठीक है बेटा, u चाहिए हमें, तो u क्या हो जाएगा बेटा, यू स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 2a, और s को हम इन्होंने d कहा हुआ है। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट लगा दें, तो u हो जाएगा अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब आंसर है हमारे पास बी। Bicycle brakes that undergoes in uniform deceleration with a speed of 8 मीटर पर सेकंड to 6 मीटर पर सेकंड। तो यूनिफॉर्म डिसेलरेशन हो रही है और 8 से 6 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 7 meters। Okay, the deceleration of the bicycle remains constant. Which further distance will the bicycle travel before coming to rest? अच्छा, अब यहाँ पे दो डिसेलरेशन हो रही है, 8, एक हो रही है हमारे पास 8 to 6, और दूसरी हमारे पास हो रही है 6 to 0 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों पे काम करते हैं, डिस्टेंस अवेलेबल है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी अवेलेबल है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। तो 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, हमें यहाँ से पहले एक्सेलरेशन निकालनी है जो कांस्टेंट डिसेलरेशन है। तो 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन 2, एस की वैल्यू है 7। 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर ओवर 2 into 7। तो डिसेलरेशन आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। ठीक है बेटा, अच्छा वैसे ये डिसेलरेशन है तो हमने वैल्यूज फाइनल माइनस इनिशियल करनी चाहिए थी, ये फाइनल है ये इनिशियल है, तो बेटा आंसर हमारे पास आएगा माइनस। ठीक है, तो बेटा हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर ली, या यूनिफॉर्म डिसेलरेशन जो है वो कैलकुलेट कर ली। अब हमसे बोल रहे हैं अगले सिनेरियो में हमारे पास क्या हुआ है बेटा, 6 से 0 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है। ठीक है बेटा, तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 है, 0 - 6 अपॉन 2 इंटू -2। सही बेटा, सो ये क्या हो जाएगा देखते हैं, 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 4, माइनस माइनस से कट जाएगा, डिस्टेंस आ रहा है 9 मीटर। सही है बेटा, तो हमारे पास आंसर है बी।
Okay, the velocity time graph of an object is shown. Which expression gives the total displacement of the object? Total displacement, तो बेटा ये हमारे पास पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है. तो इन शॉर्ट अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ये वाला जो एरिया अंडर द ग्राफ है ये बता रहा है हमारे पास ऑब्जेक्ट ऊपर गया, ठीक है, और ये वाला एरिया अंडर द ग्राफ हमारे पास बता रहा है ऑब्जेक्ट हमारे पास नीचे आया, ठीक है. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगी, यू. यानी अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा, हमारे पास आंसर आएगा एरिया टू नेगेटिव है. सही है, तो एरिया टू नेगेटिव है, इसका मतलब हमारे पास ए आंसर होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन व्हाइल एरिया टू इज नेगेटिव. तो डी, सॉरी, ए आंसर है. आगे बढ़ते हैं. अब हमसे बोल रहे हैं विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो इट्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, नो. इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट कॉल द टर्मिनल वेलोसिटी, नहीं बेटा, रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो होगी तब. It's the force acting on the object due to gravitational field. Yes. Property of object, ये तो mass की property है. Which statement about the principle of momentum, principle of conservation of momentum is correct? बेटा principle of conservation of momentum कब होता है, जब आपके पास isolated system होता है, जब कोई भी external force act नहीं कर रही होती है. In elastic collision momentum is constant. बेटा constant नहीं होता, conserved होता है. Momentum is the product of mass and velocity. सही बात है, but not, this does not explain the conservation of momentum. सही है. Force acting on a body is proportional to the rate of change of momentum. सही बात है, but does not explain the principle of conservation of momentum. Momentum in an isolated system is constant. That's what I told you in the beginning. अच्छा जी. Diagram shows view from above the two balls moving along a horizontal frictionless surface before they collide. The momentum of each ball is also shown. Okay. The ball sticks together during the collision. Which vector represents the combined momentum of the balls after collision? Combined momentum हमसे पूछ रहे हैं क्या होगा. बेटा देखो, अगर मैं इसको इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर दूं, ठीक है बेटा, और इन दो को देखें हम, तो बेटा ये हमारे पास 4 है और ये हमारे पास 8 न्यूटन सेकंड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है बेटा. दैट मींस अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस विल लुक लाइक अ ग्रेटर मैग्नीट्यूड. तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट तो नहीं होंगे, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो एक्स एक्सिस में जो हमारे पास न्यू वेक्टर होगा ना वो ये होगा, ठीक है. एंड वाई एक्सिस का कंपोनेंट हमारे पास ये है, ठीक है. तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये. एंड इसके मुताबिक हमारे पास आंसर बनना चाहिए बी, ठीक है. द प्रॉब्लम इज यहाँ पे एक्स का कंपोनेंट बहुत बड़ा बन रहा है और क्योंकि दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो एक्स का कंपोनेंट इतना बड़ा नहीं बनना चाहिए, ठीक है बेटा. दैट इज व्हाई आई एम नॉट ऑप्टिंग फॉर ए. ए और बी दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें दिखा रहे थे टुवर्ड्स दिस वे, लेकिन ए का एक्स एक्सिस का कंपोनेंट बहुत बड़ा बन रहा है. दैट इज व्हाई ऑप्शन इज बी. नाउ बेटा, skydiver fall at constant velocity when she opens the parachute, and the graph shows the variation of time with her velocity. Which statement about the motion of the skydiver is correct? The magnitude of acceleration is maximum at t2. ये बात सही है. क्यों सही है बेटा, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे हमारे पास मैक्स ग्रेडियंट है, तो मैक्स एक्सेलरेशन. सही है, ये बात सही है. अच्छा जी, आगे क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रैग फोर्स एट T1 इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रैग फोर्स एट T2 T3. हाँ सही बात है बेटा, ये देखो यहाँ पे भी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो रही है, यहाँ पे भी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो रही है, और टर्मिनल वेलोसिटी कंडीशन क्या है, वेट एयर रेजिस्टेंस के बराबर होता है. तो वेट थोड़ी चेंज हो रहा है. वेट अगर 800 न्यूटन है तो नीचे भी 800 न्यूटन होगा. तो दोनों सिनेरियोज में हमारे पास
ये सिनेरियो ठीक होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रैग फोर्स इज मैक्सिमम एट T1। T1 पे अगेन वही वाली बात हो रही है, मैक्सिमम नहीं होगा, वेट के बराबर ही होगा। यानी ऑप्शन 1 एंड 2 आर ऑल आई मीन ओनली करेक्ट। ठीक है बेटा। तो 11A, two different blocks P and Q slide towards each other on a frictionless surface. The blocks have elastic collision. The diagram shows the velocity of two blocks immediately after collision. Which row gives the velocity of two blocks immediately after collision? Okay, beta. So, which row gives the possible velocity of two blocks immediately before collision? After collision की diagram दिखाई गई है. So, somewhere they might have said that this is elastic collision, two blocks P and Q towards each other, ठीक है, elastic collision बोला हुआ है, ये रहा। तो बेटा मैं वो कंडीशन लगाऊंगा, relative velocity of approach equals to relative velocity of separation। तो relative velocity of approach equals to relative velocity of separation। सेपरेशन की वेलोसिटी क्या होती है बेटा? ये होता है हमारे पास u1 माइनस u2, ये होता है v2 माइनस v1। ठीक है बेटा। तो हमारे पास इसको अगर मैं नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूँ टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये पॉजिटिव कंसीडर करूंगा। तो u1 माइनस यू टू बराबर हो जाएगा 20 माइनस माइनस 70। यानी u1 माइनस यू टू बराबर हो जाएगा किसके? 90। ठीक है बेटा। ओके, तो u1 माइनस यू टू का आंसर भी 90 आना चाहिए। सही बेटा। तो अगर ये टुवर्ड्स राइट है तो अच्छा, ये u1 है, ये u2 है। हाँ, टुवर्ड्स राइट है पॉजिटिव है, टुवर्ड्स लेफ्ट है नेगेटिव है, टुवर्ड्स राइट है पॉजिटिव है, टुवर्ड लेफ्ट नेगेटिव, टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव, टूवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव। सही बेटा। तो एक काम करते हैं, u1 माइनस यू टू करते हैं, 10 माइनस माइनस 60, आंसर बन रहा है 70, रॉन्ग। 50 माइनस 0, 50 बन रहा है, रॉन्ग। माइनस 20 माइनस 70, आंसर बन रहा है माइनस 90, रॉन्ग। सही बेटा। हमें सेम वैल्यू चाहिए, माइनस भी नहीं चाहिए। ठीक है बेटा। ये होगा 60 माइनस माइनस 30, आंसर बन रहा है 90, दैट इज करेक्ट। सही है बेटा। तो डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। विच डायग्राम शो द कपल? इजी क्वेश्चन, ये आंसर है। ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं, ठीक है बेटा, दोनों एंड्स पे लग रही होती हैं एक, और दोनों सेम डायरेक्शन रोटेशन को सपोर्ट कर रही होती हैं। ये क्लॉकवाइज है तो ये भी हमारे पास क्लॉकवाइज होगा। ठीक है बेटा। अब देखो ये हमारे पास डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट है, ठीक है, तो दे कांट बी कपल। ये तो है ही अकेली, तो इसे कपल कैसे बोलेंगे? और ये किधर जा रही है भाई? ठीक है, तो ये इस वजह से गलत है, ये आंसर है। डायग्राम शोज यूनिफॉर्म बार ऑफ मास एम। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में होती है। ठीक है, तो इसका वेट सेंटर में है। मास एम है तो वेट होगा कैपिटल एम जी, लेंथ एल, रेस्टिंग ऑन अ पिवट एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम एंड एक्स। सही है बेटा। अच्छा, इसका हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा बेटा? अगर ये हमारे पास यूनिफॉर्म है तो ये लेंथ हमारे पास क्या होगी बेटा? L/2। यानी हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया बेटा इसका? L/2 माइनस एक्स। सही बेटा। L/2 ये पूरी लेंथ है, इसमें हमने x को माइनस कर दिया तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। ओके, अब क्या बोल रहे हैं बेटा? कह रहे हैं ऑब्जेक्ट स्मॉल m ऑफ मास ऑन द बार एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द पिवट सो दैट द बार इज इन इक्विलिब्रियम। अब एक फोर्स यहाँ लग रही है तो यहाँ पे लगना चाहिए ऑब्जेक्ट y को। तो ऑब्जेक्ट y हमारे पास लेट से यहाँ पे प्लेस हुआ है, ठीक है, और इसका वेट होगा mg। ये ऑब्जेक्ट y है, और बेटा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या बोल रहे हैं बेटा? डिस्टेंस y पर है, तो यहाँ पे डिस्टेंस हमने y कह दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है बेटा। विच एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर y? तो हमने क्या बोला बेटा? सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर होता है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा। अच्छा जी, क्लॉकवाइज मोमेंट हमारे पास करवा रहा है कौन? एम जी, वेट हो गया, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? L/2 माइनस एक्स। और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमारे पास कौन करवा रहा है? स्मॉल एम जी।
और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y। सही बेटा। नाउ यहाँ पर आ जाएंगे बेटा, पहली फुर्सत में g से g कट गया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचेगा, कैपिटल M, यहाँ पे क्या हो जाएगा L माइनस 2x/2, एलसीएम ले लिया, और ये बचेगा हमारे पास M y। वी वांट y, तो कैपिटल M ओवर स्मॉल m, और 2 बाहर लिख दो, L माइनस 2x, ठीक है। तो दैट इज द एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग फॉर y। ओके, सी आंसर है हमारे पास, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। mass and volume of an object are varied. Two changes when made together must increase the density of the object. तो बेटा डेंसिटी हमारे पास क्या होता है, mass over volume. We want to increase density तो mass बढ़ाना होगा, and we want to increase density तो volume कम करना होगा। सी आंसर, ठीक है बेटा। ओके, on Earth, object is fully submerged in a liquid experiences a thrust UE. On Mars, the same object is fully submerged in the same liquid. Same liquid मतलब density of liquid बराबर है, ठीक है बेटा। Experiences upthrust UM. The acceleration of free fall on Mars is 3.7. सही है बेटा। Assume that the liquid's density and object's volume have the same value on Earth, on Mars. What is the value of UM over UE? तो हमें मालूम है बेटा क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास अपथ्रस्ट का, U इक्वल्स टू रो जी वी। इन दैट वे अगर मैं बोलूं यू एम अपॉन यू ई बराबर हो जाएगा रो जी वी अपॉन रो जी वी। सही बेटा। अब मेरी देखो बात, यहाँ पे डेंसिटी सेम है तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हैव द सेम वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम, वी भी कैंसिल आउट हो गया बेटा। जो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल होती है प्लेनेट की वही ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है, तो मार्स की है 3.7, अर्थ की है 9.81। सही है। तो 3.7 डिवाइड बाय 9.81, 0.377, यानी आंसर है हमारे पास ए। A student attempts to derive formula of kinetic energy. She begins by considering the mass m initially at rest, considering force F applied to the object causes it to accelerate to final velocity and displacement x. The kinetic energy gained by the object equals to the work done. Okay, which equation the student does not need in order to derive the formula of K? बेटा ये रिक्वायर्ड है क्योंकि मास और एक्सेलरेशन की बात हो रही है, ये भी रिक्वायर्ड है, वर्क की बात भी हो रही है, ये भी रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन ऑफ मोशन है। व्हाट्स नॉट रिक्वायर्ड, दिस, क्योंकि ये तो हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी, यहाँ तो स्प्रिंग वगैरह की कोई बात की ही नहीं है। एंड इफ यू रिमेंबर हमने काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन ड्राइव किया था, वी डिड नॉट यूज द ऑप्शन सी इक्वेशन, ठीक है बेटा। ओके, बॉल फॉल्स टुवर्ड्स द ग्राउंड एट पॉइंट एक्स, पॉइंट एक्स इज 2.4 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा, सो बेटा बॉल फॉल कर रही है टुवर्ड्स पॉइंट एक्स विच इज 2.4 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है बेटा। ओके, बॉल रिबाउंड्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड राइजेस टू y। बॉल ने बेटा ग्राउंड से रिबाउंड किया है एंड राइजेस टू पॉइंट y। सही है। पॉइंट y इज 1.8 मीटर अबव द ग्राउंड। सही है। द सिंगल वैल्यू ऑफ चेंज इन हाइट is used to calculate the gravitational potential energy of the ball from x to y. बेटा this is what the change in height is, ठीक है, which is 2.4 minus 1.8 यानी 0.6, ठीक है बेटा। What is the magnitude of delta H? Very easy question. तो 18A. Diagram shows a block
ऑन अ स्लोप, ठीक है बेटा, constant force of 1.8 Newton in a direction parallel to the slope is exerted on the block. Okay, this causes the block to move along the slope at constant speed. सही है, constant speed. सही, आगे बढ़ते हैं बेटा. The block moves a distance of 8 meters along the slope and gains height h. The work done against friction acting on the block is this. The weight of the block is this. What is the value of h? तो एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन बनाता है. जो वर्क प्रोवाइड कर रहा है, ये वर्क वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में जा रहा है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जा रहा है. तो वर्क हमारे पास क्या होगा, एफ इंटू डी. ठीक है. हाँ, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हमें पता है 4.8 जूल्स. ठीक है. एंड जीपी होगा हमारे पास, ईपी होगा हमारे पास जी एम जी एच. सही है बेटा. तो फोर्स गिवन है 1.8 न्यूटन, डिस्टेंस गिवन है along the direction of force 8, 4.8, एंड m इंटू जी. ये ऑल टुगेदर m इंटू जी हमारे पास क्या बन गया, वेट. बेटा 1.8 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 14.4 माइनस 4.8 इक्वल्स टू वेट हमारे पास गिवन है 4 h. ये रहा. 14.4 में से 4.8 माइनस करना होगा, 9.6 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू h, 2.4. तो h की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2.4. दिस इज आवर आंसर. ठीक है बेटा. तो मैंने वर्क डन वर्क लॉस्ट अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर दिया. ओके. मोटर ऑफ अ क्रेन of load of mass 600 kg, load rises vertically at a constant speed of 12 meter per minute. पहले तो इस स्पीड को चेंज करो. स्पीड क्या होती है बेटा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस तो मिनट में, सॉरी मीटर में, टाइम मिनट से सेकंड में करना होगा. तो ये 12 डिवाइड बाई 60 आई थिंक 0.2 होगा. यस, 0.2 मीटर पर सेकंड. यूजफुल पावर मांग रहे हैं बेटा. इसकी मदद से मैं फोर्स निकाल सकता हूँ. फोर्स जो कि वेट है mg, 600 मल्टीप्लाई बाय 9.81, 5886. नाउ पावर का फॉर्मूला होता है एफ इंटू वी, 5886 मल्टीप्लाई बाय 0.2. 1177.2 यानी 1.177 किलो watt, which is roughly equals to B. आगे बढ़ते हैं. The platform supported by springs. Box is placed on the platform. The diagram shows spring before and after the box is placed onto it. What is the term quantity marked as? ये तो compression है. ठीक है बेटा. तो compression x शो हो रही है. ओके. कॉपर वायर का डायमीटर है 1.7 मीटर, लेंथ है 1.7 मीटर, यूनिफॉर्म डायमीटर है 0.64. यंग्स मॉड्यूलस हमें गिवन है एंड स्प्रिंग कांस्टेंट पूछ रहे हैं. एक काम करते हैं, पहले डायमीटर से एरिया की वर्किंग करो. ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. तो बेटा अगर पाई की वैल्यू 3.142 है और यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, 0.32 मिलीमीटर, यानी आर हो जाएगा 0.32 मिलीमीटर. क्या होगा, एक्सपोनेंट -3 मीटर में कन्वर्ट कर लिया, स्क्वायर लगा दिया. लेट्स सॉल्व. 3.142 मल्टीप्लाई बाय 0.32 एक्सपोनेंट -3 स्क्वायर. आंसर आ रहा है 321.74 एक्सपोनेंट -9 मीटर स्क्वायर. सही बेटा. तो एरिया में मिल गया. अब यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगाते हैं, एफ एल ओवर ए ई. ठीक है बेटा. अब जरा नोट करो, ये जो चीज है ना, ये हमारे पास किसके बराबर है, ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर है. ठीक है.
इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, E इक्वल्स टू के एल ओवर ए, और के क्या हो जाएगा, ई ए अपॉन आई। तो E गिवन है 1.2 इंटू 10⁻11, ए गिवन है 321.74 एक्सपोनेंट माइनस 9, और L है हमारे पास 1.7। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 1.2 एक्सपोनेंट 11 डिवाइड बाय 1.7। बेटा के आ रहा है 22711.115, यानी ये हो जाएगा 2.27 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। ये आंसर है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ग्राफ शोज हाउ द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग वेरीज विद फोर्स अटैच्ड टू इट। व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द स्प्रिंग एक्सटेंड बाय 4 सेंटीमीटर। ये भी आसान सवाल है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ एफ एक्स, हाफ एफ की वैल्यू है 30 किलो न्यूटन, तो एक्स में 3 लगा दो, और एक्स से 4 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो 0.5 हाफ की जगह आ गया, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4 एक्सपोनेंट माइनस 2, 600। ठीक, which row describe the progressive longitudinal wave transfer the energy in direction parallel to the oscillation। सही बात है। require the medium to travel, yes, सही बात है। एंड हमारे पास पूछ रहे हैं ऑलवेज ट्रैवल एट सेम स्पीड। नहीं बेटा, अगर ये रिफ्रैक्शन गो थ्रू कर रही है तो इसकी स्पीड सेम नहीं होगी। ठीक है, तो डी आंसर है। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स पी क्यू ऑन द प्रोग्रेसिव वेव। फेज डिफरेंस पूछ रहे हैं पी क्यू का। ओके, अब बेटा देखें, मैं बोल रहा हूँ ये 0 डिग्रीज है, तो ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। ये 180 डिग्रीज है, ये हमारे पास क्या है बेटा, 270 डिग्रीज है। ये 360 डिग्रीज है, ये हमारे पास क्या है बेटा, 360 प्लस 90 क्या होगा, 360 प्लस 90 होगा हमारे पास 450। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 450 प्लस 90 क्या होगा हमारे पास, 540। ठीक है बेटा, तो पॉइंट पी हमारे पास लाई कर रहा है 90 पे, पॉइंट क्यू हमारे पास लाई कर रहा है 540 पे। डिफरेंस निकाल लेते हैं, 540 माइनस 90 इज 450 डिग्री। बी आंसर है। ठीक है बेटा, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट with distance for two progressive waves x and y of the same type in the same medium. Intensity of the wave x is I. What is the intensity of the wave y? ओके, तो बेटा यहाँ पे मुझे इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड रिलेशनशिप यूज करना होगा। तो के हो जाएगा आई अपॉन ए स्क्वायर। मैंने बोला दोनों के केस बराबर हो जाएंगे, तो आई अपॉन, बेटा वेव एक्स की इंटेंसिटी आई है तो इसका एम्पलीट्यूड कितना था हमारे पास, 0.4। ठीक है, और ये सेंटीमीटर में है, चलो दोनों सेंटीमीटर में होंगे, मसला नहीं है। 0.4 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ के टू हो जाएगा आई डैश, जो कि हमें निकालना है, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है बेटा हमारे पास, ये है हमारे पास 1 और 5 के बिल्कुल दरमियान 0.75। ठीक है, नाउ सॉल्व करते हैं बेटा। 0.4 का स्क्वायर आई थिंक 0.16 होगा, यस। तो आई डिवाइड बाय 0.16 आई डैश, एंड 0.75 का स्क्वायर 0.5265। तो आई डैश हमें निकालना है, तो आई डैश हो जाएगा हमारे पास किसके बराबर बेटा, आई ऐसे ही रहेगा, 0.5625 ऊपर चला गया, 0.16। आई डैश बराबर हो गया 3.51 टाइम्स आई। इसका मतलब आंसर है
डी। ठीक है, दैट्स हाउ वी कैलकुलेटेड। क्वेश्चन नंबर 27। A moving source emits sound of frequency 1200 Hz. Stationary observer hears sound of frequency 960 Hz. The speed of the sound is 340 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसको देखो, फ्रीक्वेंसी एक्चुअल के मुकाबले में डिक्रीज हो रही है, यानी सोर्स मूव्स अवे। ठीक है बेटा, अवे अवे, ए और सी में से कोई एक आंसर है। ठीक है बेटा। नाउ अब मुझे पता क्या क्या है, मुझे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी पता है, मुझे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी पता है, मुझे स्पीड ऑफ साउंड पता है। ओके, तो सोर्स मूव्स अवे में क्या होता है, एफ ओ बराबर होता है एफ वी अपॉन वी प्लस वी एस। तो एफ ओ हमारे पास 960 है, एफ हमारे पास 1200 है, वी 340 है, 340 माइनस वी एस निकालना है। तो 960 हमारे पास डिवाइडेड बाय 1200 0.8, 340 माइनस बी एस, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 340। बेटा ये हमारे पास इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 340, 272 माइनस 0.8 वी एस इक्वल टू 340। तो 272 माइनस 340 इक्वल टू 0.8 वी एस। ये माइनस कहाँ से आ गया, ये तो प्लस था। एक मिनट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.8 वी एस इक्वल टू 340 माइनस 272। तो वी एस हो जाएगा हमारे पास 340 माइनस 272 क्या आ रहा है, 68 डिवाइड बाय 0.8, 85। इसका मतलब हमारे पास आंसर बन रहा है 85 सी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। लाइट पैसेज थ्रू अ सिंगल स्लिट एंड diffraction pattern forms. What happens to the frequency and speed of the wave when it is diffracted? बेटा मैंने आपको रेगुलर लेक्चर में भी बताया था, जब हम डिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, कि जब डिफ्रैक्ट होती है वेव हमारे पास, सो हमारे पास उस वक्त किसी भी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आता, स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, किसी में चेंज नहीं आता। लेट मी गिव यू द रेफरेंस, कहाँ की बात कर रहा हूं मैं। डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन, हाँ ये रहा। तो देख, स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सब कांस्टेंट है। सही बेटा। तो इन दैट वे अगर हम बात करें कि डिफ्रैक्शन में हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहेगी, स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी, डी आंसर होगा। नाउ द इक्वेशन and lambda equals to d sin theta can be used with a diffraction grating to find the wavelength of a visible light. Which quantity is not correct for the use of this equation? D हमसे बोल रहे हैं बेटा कि D हमारे पास सिंबल किस चीज का है, डिस्टेंस बिटवीन द ग्रेटिंग टू स्क्रीन। नहीं बेटा, ये गलत है। डिस्टेंस बिटवीन ग्रेटिंग टू स्क्रीन नहीं होता डी। लैम्डा वेवलेंथ है, सही है। एन ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमम है, थीटा हमारे पास एंगल बिटवीन द इंटेंसिटी मैक्सिमम है। ओके, तो अगर डिफ्रैक्शन हो रही है यहाँ पे, सेंट्रल ऑर्डर मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ पे जो भी ऑर्डर आ रहा है हमारे पास उसका एंगल थीटा होता है, ये भी सही बात है, यानी नॉट करेक्ट हमारे पास डी है। ठीक है, डी तो हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है। Two progressive sound waves move in opposite directions superposed and form a stationary wave. सही बेटा। Which statement describes the antinode of the stationary wave? ये तो बहुत आसान है।
एंटीनोड वो पॉइंट होता है जहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव मैक्सिमम होता है। सही है, पोजीशन वेयर द स्टेशनरी वेव हैज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सी आंसर। ठीक है। The student connects two loudspeakers to a signal generator. The student walks from P to Q. He notices that the loudness of the sound rises and falls repeatedly. इसका मतलब यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रही है। याद है इंटरफेरेंस जब लाइट की होती थी तो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऑल्टरनेटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलते थे। इसी तरह जब साउंड की हो रही है तो आपको ऑल्टरनेटिव लाउड एंड फेंट साउंड मिलेगी। सही बेटा, तो ये इंटरफेरेंस का काम है। तो इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव, सी आंसर है हमारे पास। Okay, current in the resistor of constant resistance is 8 milliampere. Power dissipated by the resistor is P. Current in the resistor increased to 12 milliampere. What is the new power dissipated? Okay, पहली कंडीशन क्या है बेटा, हमारे पास पावर है, हमारे पास आई स्क्वायर आर। सही बेटा, तो पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। हमारे पास आई की वैल्यू, आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ, क्योंकि पी की टर्म्स में हमें आंसर चाहिए, तो आर हो जाएगा पी ओवर आई स्क्वायर, यानी पी डिवाइड बाय 8 मिली, यानी 1/8 एक्सपोनेंट माइनस 3 का स्क्वायर इंटू पी। 1/8 एक्सपोनेंट माइनस 3 स्क्वायर। बेटा 15625 टाइम्स पी आ रहा है। सही है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, अब हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द न्यू पावर। तो पावर अगेन आई स्क्वायर आर होगा। ठीक है बेटा, करंट हमारे पास 12 मिली एम्पेयर हो गया है, और आर की वैल्यू हम निकाल कर आ रहे हैं बेटा 15625 पी। सही है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 एक्सपोनेंट माइनस 3 के स्क्वायर से। आंसर आ रहा है बेटा हमारे पास 2.25 टाइम्स पी, विच इज इक्वल्स टू डी। ठीक है बेटा। नाउ पीस ऑफ वायर एक्स हैज रेजिस्टिविटी रो। ठीक है, लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। वायर एक्स हैज रेजिस्टेंस आर। सही है बेटा। Second piece of wire Y made from different material. ओके, डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है, इसका मतलब इसकी रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी। सही है। सेम रेजिस्टेंस एज एक्स बट twice the length. Which row gives the possible value for the resistivity and cross sectional area y? बेटा अगर मैं x की बात करूँ ना, तो x के लिए हमारे पास सिनेरियो क्या होगा, x के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, r इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। ठीक है बेटा। अब y के लिए हमारे पास सिनेरियो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस सेम है, r ही है। इसका मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तो राइट हैंड साइड पे भी ओवरऑल सेम चेंज आना चाहिए। तो रेजिस्टिविटी मैंने रखा यूं, लेंथ हमसे बोल रहे हैं, लेंथ हमारे पास डबल हो गई है। ठीक है बेटा, ट्वाइस द लेंथ बोला हुआ है ना, लेंथ डबल हो गई है। ठीक है बेटा, एंड ओवर ए। अब इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता है वो डिफरेंट मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी हमारे पास डिफरेंट होगी। ठीक है बेटा, इसका मतलब इसको तो साइड में कर दो, सी कैन नॉट बी एन आंसर। ठीक है, सी कैन नॉट बी एन आंसर, इसका मतलब हमारे पास हमें ढूंढना है ए बी सी में से कोई आंसर। लेट्स वर्क फॉर ए। बेटा अगर ए में मैंने बोला यहाँ हाफ है, तो ये भी हाफ हो रहा है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ रो एल ओवर ए बचेगा। हमें तो रो एल ओवर ए चाहिए, बस ट्वाइस नहीं चाहिए। सही है, तो ए कैन नॉट बी एन आंसर। नाउ बी पे चलते हैं बेटा। बी पे हमारे पास क्या बोल रहा है, ये हाफ हो जाएगा, ए ही रहेगा, तो टू से टू कैंसिल आउट होगा। देखो रोयल ओवर ए बचा है, यानी हमारे पास बी आंसर है। ठीक है, दैट मीन्स बी इज आर करेक्ट आंसर। ओके, ईएमएफ ऑफ सेल
कैपिटल ई डिलीवर द चार्ज क्यू टू द एक्सटर्नल सर्किट। ओके बेटा याद करो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क क्या हो जाएगा, ई क्यू। ठीक है, which statement is correct? Energy dissipated in the external resistance is EQ। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्यू मतलब विद इन द बैटरी भी तो बात करनी चाहिए हमें। सही है, तो विद इन द बैटरी बात नहीं कर रहा है। ओके, एनर्जी डिसिपेटेड विद इन द सेल इज EQ, एक्सटर्नल सर्किट की बात नहीं कर रहा है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज EQ, ये नहीं लाया है। अच्छा जी, द ई इन टोटल एनर्जी डिसिपेटेड इन द सेल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज EQ, यस। ठीक है बेटा, तो डी आंसर हमारे पास होना चाहिए इसका। आगे बढ़ते हैं। डायग्राम शोज अ सर्किट विद अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 60 वोल्ट, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, 20 किलो ओम का फिक्स रेजिस्टर है, थर्मिस्टर है, वोल्ट मीटर है। रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर हमारे पास बोला हुआ है 20 किलो ओम है, तो ये भी 20 है, ये भी 20 है। ठीक है बेटा, क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ द थर्मिस्टर डिक्रीजेस। बेटा जब थर्मिस्टर का टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है, एंड दिस कॉजेज द रेजिस्टेंस टू चेंज बाय 50%। तो अभी रेजिस्टेंस कितनी है, 20 किलो ओम्स। 20 किलो ओम्स का 50% क्या होगा, 10% बढ़ गया है। यानी अब हमारे पास ये रेजिस्टेंस कितनी हो गई है, 30 किलो ओम्स। ठीक है बेटा, और ऊपर वाला तो फिक्स्ड रेजिस्टर है, वो वही रहेगा। तो क्या रेशियो आ गया बेटा, 2:3 का। तो बेटा अगर 2:3 का रेशियो आ रहा है यानी बैटरी के टोटल कितने हिस्से हो रहे हैं हमारे पास, आ, या यहाँ पे आप रेशियो मेथड ना भी लगाएं, यहाँ पे आप डायरेक्ट लगा दें पोटेंशियल डिवाइडर वाला मेथड। मैं रेशियो मेथड से भी बता दूंगा। तो वी आउट इक्वल्स टू वी इन, डिनोमिनेटर में दोनों रेजिस्टर्स का सम। ठीक है, और जिसके अक्रॉस आउटपुट निकालना है वो ऊपर। मैंने किलो नहीं लगाया क्योंकि किलो ऊपर नीचे दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30/50 मल्टीप्लाई बाय 60। 30/50 मल्टीप्लाई बाय 60। आंसर आ रहा है बेटा हमारे पास, एक मिनट, तो वोल्ट मीटर तो ऊपर लगा हुआ है, सॉरी, तो ये 20 ऊपर आएगा। वापस करते हैं, 20/50 मल्टीप्लाई बाय 60, 24। ठीक है बेटा, ये हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर वाला मेथड है। रेशियो मेथड में क्या होता है बेटा, यहाँ पे 2:3 का रेशियो आता। तो बेटा बैटरी के टोटल 5 हिस्से होते हैं, 60 वोल्ट की बैटरी के 5 हिस्से करो, तो बेटा एक हिस्सा आएगा हमारे पास 12 वोल्ट। तो दो हिस्से ऊपर अपेयर होंगे यानी 24 वोल्ट, और तीन हिस्से नीचे अपेयर होंगे यानी 36 वोल्ट। तो भी वो यही आंसर बनता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियोमीटर सर्किट is used to determine the EMF of the cell, EX of the cell। ठीक है, EMF ऑफ द सेल निकालनी है, EMF ऑफ द सेल निकालनी है, तो EMF EX जो है ना, वो हमारे पास गैल्वेनोमीटर के साथ लगी हुई हो। तो EX गैल्वेनोमीटर के साथ लगी हुई है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे EX गैल्वेनोमीटर के साथ नहीं लगी हुई, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ही ऊपर लगा हुआ है, रॉन्ग। इसका मतलब हमारे पास बी और सी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रॉन्ग हो गए। सही बेटा, ना यहाँ पे एक और मसला दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में ज्वाइन हुए हैं, तो ये भी गलत है। तो तीन आंसर तो गलत हो गए, एक ही बचा है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। द डायरेक्ट सर्किट इंक्लूड द सेकंड रेजिस्टर सेल ऑफ नोन ईएमएफ ई ऑफ ईओ एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, and a uniform resistance wire PQ of known length, EX is less than EO। That's what I did कि हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस EX है तो वो गैल्वेनोमीटर के साथ लगी हुई होनी चाहिए। Which circuit is suitable for determining EX? तो बेटा देखो, EX के साथ गैल्वेनोमीटर भी लगा हुआ है। ठीक है बेटा, और दूसरी बात नेगेटिव नेगेटिव से ज्वाइन हुआ हुआ है, तो टर्मिनल सेम होने चाहिए। इसका मतलब हमारे पास आंसर है डी। बहुत इजी सवाल है। विच प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटीज
एसोसिएटेड विद किरचॉफ लॉज। फर्स्ट लॉ चार्ज को कंजर्व करता है, सेकंड लॉ एनर्जी को कंजर्व करता है। ए, एन अप क्वार्क इन द हेड्रॉन, अप क्वार्क का चार्ज क्या होता है? +2/3 चेंजेस टू डाउन क्वार्क, डाउन क्वार्क का चार्ज क्या होता है? -1/3 ठीक है बेटा। एलिमेंट्री चार्ज इज ई। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन द चार्ज? चेंज बोला है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा +2/3 माइनस -1/3 +2/3 +1/3 तो क्या हो जाएगा बेटा? डिनोमिनेटर सेम है तो 2 प्लस तो 3 क्या होगा बेटा? कैंसिल आउट होगा, आंसर बचेगा हमारे पास ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ मैग्नीशियम decays to form sodium by beta positron emission. What is particle X? पार्टिकल X भी एमिट हो रहा है तो बीटा पॉजिट्रॉन डीके में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो एमिट होता है। ठीक है, तो डी आंसर है हमारे पास। ओके, कह रहे हैं यूरेनियम 92 to 238 decays in stages by emitting alpha particle and beta electron, eventually forming plumbum। ठीक है बेटा, तो यूरेनियम हमारे पास 82 206 सॉरी 92 238 ने बनाया है प्लम्बम 206 82। अच्छा मेरी बात सुनो, अल्फा डीके में हमारे पास, बीटा डीके में हमारे पास प्रोटॉन नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर चेंज नहीं होता, तो अल्फा डीके पहले ढूंढो बेटा। 238 से 206 पे अगर हम जाएं, 238 से 206 पे अगर हम जाएं तो कितना डिक्रीज आ रहा है? 238 माइनस 230 206 32 बेटा। एक अल्फा 1 अल्फा डिक्रीजेस A/4, सो 32/4 क्या होगा? 8 अल्फा डिक्रीज A/32। सही बेटा, तो हमारे पास अल्फा पार्टिकल कितने निकल रहे हैं? 8। ठीक है बेटा, अब 8 अल्फा पार्टिकल अगर निकल रहे हैं हमारे पास, तो बेटा हमारे पास प्रोटॉन नंबर एक अल्फा डिक्रीज बाय 2 करवाता है। सही है, सो हमारे पास क्या होगा? 1 अल्फा डिक्रीजेस Z/2, तो 8 अल्फा डिक्रीजेस Z/16। सो बेटा ये जाएगा हमारे पास कितना? 92 माइनस 16। ठीक है, 92 माइनस 16, तो 92 माइनस 16 होना चाहिए था हमारे पास कितना? 76। बट ये आ रहा है हमारे पास सिंस 76 प्लस 6 82 बन रहा है। ये जो +6 हमारे पास है ना, ये हमारे पास आ रहा है बीटा इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, 76 प्लस 6 82 बनेगा, तो यहाँ पे 6 बीटा इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, तो 8 अल्फा 6 बीटा। That means A is our correct answer and that is how we are done with this paper. Easy paper था, जल्दी complete हो गया। I'm switching off the recording so that you can ask your questions if you have.